तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेडिएशन स्टार्ट किया था। रेडिएशन में कुछ हमने बेसिक डेफिनेशन किए थे और एक्सरसाइज 1 उससे पहले दिया था, वो डिस्कशन बचा हुआ है। तो पहले वो कर लें, डिस्कस कर लिया है ट्राई आप? ठीक है, तो लो पहले वो डाउट डिस्कस करते हैं, फिर रेडिएशन आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इस पे 7 देखो, 7 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। ध्यान से सुनो क्या क्या है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझा है, क्या बात। अच्छा तो पढ़ ले तो दे। 2 मीटर क्यूब, बात नहीं करो। अबे नहीं थोड़ा तू इधर आ। लग ही नहीं रहा दूर दूर तक तुम लोग को देख के कि कोविड का टाइम चल रहा है। यहाँ लोग परेशान है कि हाँ तुम लोग भी अलग अलग हो। वानी इधर आ जाए आप। इतना क्या शर्माना है? ये दूर दूर होता है क्या? अच्छा आगे आ जाए आप, तो फिर उधर थोड़ा चलो। इतना क्या नाइनेस क्या बगल में अच्छा लग रहा है तुझे कि वहां से हटने ही नहीं चाह रहा है। नाइनेस थोड़ा इधर आ जाओ। जो भी बैग रखना है वो बीच में रखना है ना, ये नहीं कि साइड साइड में बैग रखते हो बगल में दोनों आके पास में बैठ जाते हो। डिस्टेंस मेंटेन करो। ये देखो भंडारी को कोई मतलब है दुनिया से, आधा बेंच इधर का छोड़ के एकदम। तो 7 देखो भाई, 2 metal cubes with 3 centimeter edges of copper and aluminium are arranged as shown in figure। और कोई भी ओपन सरफेस से हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो टोटल करंट फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अदर, टोटल करंट मतलब आय निकालना है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है। टोटल इधर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कितना जा रहा है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऐसे हमारे 2 रिजर्वायर हैं और इनके बीच में 2 रॉड लगे हैं, एक ये रॉड लगा और ये रॉड लगा है। दोनों यहाँ पे किस में है? सीरीज में है, पैरेलल में है? पैरेलल में है ना। सीरीज के लिए क्या सेम होना चाहिए? करंट। और पैरेलल के लिए क्या सेम होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस ना। तो यहाँ पे क्या सेम है भंडारी? यहाँ पे क्या सेम है? टेम्परेचर डिफरेंस। वेरी गुड, ये करके आया ना ट्राई। नहीं वो तो ट्राई भी नहीं करके आया, फिर कम पढ़ाई कर दी तूने लग रहा है इधर बीच। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो ऊपर से भी हीट फ्लो करके जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी। इनके बीच वाला जो सरफेस है उधर से कोई हीट फ्लो नहीं होगी ना। बोल दिया गया ना जो ये सरफेस है इनसे नहीं हीट फ्लो रही है, वहां पे कुछ मटेरियल लगाया होगा इंसुलेटिंग मटेरियल की हीट फ्लो ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक तो तरीका है आपके पास कि पूरा x निकाल लो। पूरा x निकाल लो। पूरा x कैसे निकालोगे? 1/x = 1/x1 + 1/x2। x1 x2 लिखना आता है सबको ना? वो लिख करके x आ जाएगा। x आ जाएगा तो टोटल I कैसे निकालोगे? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में x जो भी इक्विवेलेंट है। एक तो हम ये कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं? ऊपर से मान लो I1 करंट जा रही है, नीचे से I2 जा रही है, तो टोटल मिला करके दोनों से कितनी जा रही है? I1 + I2 ना। तो आप बोल सकते हो टोटल जो जा रहा है वो कितना है? I1 + I2। केवल I1 लिखना होगा तो इसका क्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में इसका रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? T1 - T2 अपॉन में x1। ऐसे दूसरे का लिखेंगे T1 - T2 अपॉन में
x2 t1 माइनस t2 कॉमन हो जाएगा 1/x1 प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 को क्या लिखोगे 1/x2 वही चीज आ जाएगी ना? तो ऐसे कोई भी एक तरीका लगा दो। अब इसको सॉल्व नहीं हो पाया, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, मतलब मैं ऐसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा हूँ तुम लोग। अरे यार चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे? L बाय L दिया है ना, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, उसका एक साइड दिख रहा है। अब तो इमेजिन ही करना पड़ेगा ये क्यूब है, तो ये क्यूब का ये लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो सबको ऐसा यूनिट में डाल देंगे ना, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 0.03 का, तो 9 × 10⁻⁻4 L दिया है, A दिया है और K दिया है ये क्वेश्चन में। सब कुछ SI यूनिट में ही सॉल्व करना रहता है ना, ये नहीं कि आधा CGS में डाल रहा हो आधा SI में, नहीं बस हो गया ना, आधा यूनिट ही चलेगा ना, सबको एक यूनिट में करके डाल देना। अगर अब भी तेरा नहीं आ रहा है तो फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। पवार सर की क्लासेस भी लगानी पड़ेगी। फिर अगला कौन सा करना है आप? वीकली टेस्ट में तो बोलूंगा हीट ट्रांसफर पे रख लेते हैं, मजा आएगा देने में। इतना आसान टॉपिक है, अगले वीक तक रेडिएशन भी आ जाएगा। इस बार नहीं रखेंगे। भंडारी पीछे से मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई पे, यहाँ पे आ नहीं अब यहाँ बैठ देख बहुत मन लगेगा। इधर अरे यार थोड़ा और लेट आना चाहिए था। मितेन, ये मितेन के लिए सीट रखी हुई है, थोड़ा इधर चल। Ninth देखो, a wall consists of alternating blocks with length d, coefficient of thermal conductivity K1 K2, cross section area of blocks are same, equivalent thermal conductivity ना, alternate वहां पर blocks रखे हुए हैं ना, दो ऐसे रिजर्वायर हैं और इनके बीच में ऐसे ब्लॉक रखे हैं, ये एक ब्लॉक हो गया ना, सबकी ये लेंथ कितनी है d है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो लेने की जरूरत नहीं है। अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, फिर अगला वाला लिया उसकी K2 है, फिर अगला वाला लिया K1 है, फिर K2 है, ऐसे चलता जा रहा है ना, ऐसे चलता जा रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। कितने ऐसे लगाए हैं, कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। ऐसे है, तो जब हमें इक्विवेलेंट के पूछा जाता है तो उसमें हमें क्या करना रहता है, सबका मटेरियल
इक्विवेलेंट वाले के का बना देते हैं और ऊपर से ज्योमेट्री सेम रखते हैं ना। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ ऊपर से ज्योमेट्री सेम होगी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी पकड़ेंगे आप भी, डी, और ये पूरा इतना कितना लग लेंगे एरिया, ए का एरिया ये है ना, ए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं, ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा साइड साइड का। और थर्मल कंडक्टिविटी कुछ के है, मान लो के इक्विवेलेंट ना। तो यहाँ के लिए जब हम लोग x लिखेंगे तो x कितना लिखेंगे, इस वाले फिगर से x की वैल्यू कितनी बोलेंगे, L कितना होगा, d बाय a इक्विवेलेंट इनटू a कितना पकड़ेंगे 6। और यहाँ से x लिखेंगे, यहाँ से x कैसे लिखेंगे, अगर मान लो इसका x1 है तो इसका भी x1 होगा और इसका भी x1 होगा ना, और इसका कुछ मान लो x2 है तो इस सब का x2 होगा। अगर सेम वाले पैरेलल में रहते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आप सीधे निकाल सकते हो। वैसे अभी मैं यहाँ पे लिख के कर देता हूँ, 1/x इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/x1 3 बार आएगा ना, तो इनटू 3 प्लस 1/x2 भी 3 बार आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 1/x1 प्लस 1/x2, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/x की वैल्यू डाल देंगे ना, ये x और ये x सेम है ना, तो बजाय इसको सॉल्व करके इससे इक्वेट करें या इसको उल्टा करके यहाँ लिख दें ना, तो सॉल्विंग थोड़ा कम करना पड़ेगा। दोनों x इक्वेट करने हैं ना, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू डाल रहा हूँ, 1/x की वैल्यू कितनी लिखूंगा 6a k इक्विवेलेंट अपॉन में d, 1/x1 कितना लिखूंगा, केवल इसका कितना बोलूंगा L बाई के होता है ना, तो कितना आ जाएगा L मतलब d बाय k ऊपर आ जाएगा, k कितना है k1, एरिया कितना है 1 का a। सेम वे में दूसरे के लिए करेंगे तो k2a अपॉन में d, तो d कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, 3 कॉमन होकर के 2 हो गया, 2 को इधर ले आएंगे तो k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 बाय 2 हो जा रहा है। सबको अच्छे से समझ आया क्या बोल रहा हूँ, आपको दोनों तरफ से x निकालना है और इक्वेट कर देना है। नरेंद्र कैलकुलेशन समझ आया सब कुछ, कर लो नोट, तेरा हो गया था। होमवर्क जो भी दिया जाए उसकी कॉपी लेके आनी रहती है ना, मैं चेक हमेशा नहीं करूंगा लेकिन कभी कभी कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको ना, और होमवर्क नहीं करके आओगे तो क्या करना पड़ेगा, फाइन रहेगा। वेरी गुड, समझदार होते जा रहा हो। वो डिपेंड करेगा कितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन है उस हिसाब से। एक क्वेश्चन का कितना है, 0.5। सर फाइन मत लो सर, कुछ एंटरटेन करो ना। एंटरटेन के फाइन के बदले तो कर ही सकते हो ना। नहीं वो आने वाला तो फाइन है, पर इसके लिए आइए पॉज कर देते हैं ना रैंडम। अभी देखो, अभी समझाता हूँ कैसे चेक होगा, तुरंत अभी चेक हो जाएगा ये। तो यार पहले कर ही लेते हैं, देखो कैसे चेक होता है ये, थोड़ा सा पॉज करो तो। एक डेमो दिखाओ सर। मजा किससे तो एक म्यूजियम सर का मुझे याद आ रहा है। तुम लोग यार फिर सर को बोलोगे, वो फिर मेरी स्टोरी सुनाएंगे, तुम लोग फायदा उठाओगे बीच में। सबको सब मालूम रहना चाहिए। तो ये ऑन कर दिया, चलो अब कौन सा करना था, 13 में देखो क्या दिया है,
two different rods A and B are kept in figure. Variation of temperature of different cross section with distance is plotted in graph as shown. Ratio of thermal conductivity of A and B. देखो टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी हो रहा है इस चीज को ग्राफ में दिखाया गया है ना। आप देखो जब हीट करंट लिखते हो, कहीं पे भी हीट करंट लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? कोई भी सेक्शन से अगर हमें लिखना है, कोई भी जगह पे सेक्शन पे लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं? वहां पे जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा अपॉन में वहां पे जो भी रेसिस्टेंस होगा। कोई भी सेक्शन पे लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे एक छोटा सा dt टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, ये बताया है ना पहले, तो इसलिए ज्यादा ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ना। dt लेते हैं अपॉन में वहां का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है? dx लेते रहता है उसका l अपॉन में k, तो ये कितना आ जाता है? k dt बाय dx। और ये टेम्परेचर जैसे जैसे आगे जा रहे होते हैं तो निगेटिव होता है ना, तो इसलिए यहाँ एक माइनस लगाते हैं सो दैट कि i की वैल्यू प्लस में मिले। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? अगर t और x का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो t और x के ग्राफ का dt by dx क्या बता रहा होगा? स्लोप बता रहा होगा ना। dy by dx क्या बताता है? y और x वाले ग्राफ का स्लोप बताता है ना, तो dt by dx t और x वाले ग्राफ का स्लोप बताएगा। तो अगर मुझे कहीं पे भी dt by dx चाहिए तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? I अपॉन में k की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? अब देखो 13th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको ऐसे दिया हुआ है, तो ये दोनों देखो किस में है? सीरीज में है ना। तो यहाँ पे जो भी इधर से करंट आ रही होगी वही दोनों में जा रही होगी, तो करंट तो दोनों में सेम होगी ना। जब आप किसी भी जगह पे x डिस्टेंस पे dt by dx की वैल्यू लिखोगे तो I तो दोनों के लिए सेम होगा, और ये वाला पार्ट भी क्या है? दोनों के लिए सेम है ना। आपको यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर आप लिखते हो और यहाँ किसी पॉइंट पे लिखते हो तो I इक्वल टू क्या लिखोगे? पहले वाले रॉड का dt by dx, सॉरी dt by dx लिखना था ना, dt by dx इक्वल टू क्या लिखोगे? I अपॉन में k। इधर कोई भी जगह पे लिखोगे तो ये वैल्यू आ रही होगी, और इधर कहीं पे भी लिख रहे होगे तो बस k चेंज हो जाएगा ना। a तो सेम ही है, k चेंज होगा। मतलब ये पहले वाले रॉड में स्लोप है और ऐसे दूसरे वाले रॉड में जब स्लोप देखोगे तो ये किस रेशियो में है? इनके स्लोप किस रेशियो में है? k के इनवर्स रेशियो में है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है, k2 by k1 ना, और पहले a का बताना है बाद में b का ना। हमें k1 by k2 बताना है। अगर k1 by k2 बताना होगा तो हम क्या करेंगे? m2 by m1 करेंगे ना। और स्लोप निकालना आता है आपको? अगर हमें t और x वाला कोई ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो ग्राफ को देख करके क्या आप स्लोप निकाल सकते हो ना। हमें पता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? ये x एक्सिस के साथ में पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बना रहा होगा, उस थीटा का जो tan होगा उसी को स्लोप बोलते हैं ना। तो आपको ये निकालना है। आप ये वाला एंगल निकाल लो, वो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे ना, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, और बस साइन के साथ माइनस करके बता दो। तो अब आपको यही करना है ना। यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये नोट कर लो पहले फुल। दोनों में हीट तो सेम ही जा रही है, दोनों की हीट इक्वल करके दोनों में हीट सेम जा रही है, तो वही किया ना, सेम किया ना। दोनों में आया सेम है,
स्लोप अलग अलग है, तो वो भी है। ड्यूटी वाला करेंगे। हाँ, दोनों के लिए आय लिखो ऐसे ही और दोनों के इक्वेट करो तो बाकी टर्म कट जाएंगे, m1 m2 का रेशियो आ जाएगा। टी भी अलग है तो टी बचाएंगे। हाँ, तो उससे उससे भी हो जाएगा। सेम ही बात बोल रहा हूँ, जो ये है वो सेम ही चीज है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ dt by dx निकालना है तो आय लिखो, कोई भी सेक्शन के लिए ना, तो उससे वहां का dt by dx आ जाएगा। लाइट बंद कर दें, फैन की स्पीड कम कर लो। कर्टेन तो सारे ही लगा दो ना, कर्टेन लगा रहता तो सर वीडियो में बराबर आ रहा है, काला काला दिख रहा है। हाँ, वीडियो में पहले का जो ब्लैक है ना, कैमरा की क्वालिटी बहुत भारी है सर। और वो बोर्ड पे पहले से black दिख रहा है पूरा इसलिए पूरा पहले से black है ना? ऊपर लिखा है ना, वो दिख नहीं रहा है अच्छे से। वो पहले से लिखा है ना, वो पूरा ब्लैक ब्लैक है। अभी सही है। अब सही है। अभी ज्यादा काला है। ठीक है। जो भी लिखा रहता दिखता तो सही है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। मैं लेकिन आज ज्यादा ही सर आपको सर आप एक बार देख लो, आप आके देख लो एक बार। ये देखो काला है, जो काला काला दिख रहा है वो वो तो रहेगा यार, वो हमेशा नहीं रहता है। रहता है। इसको देख के ऐसे थोड़ा ये टेढ़ा हो गया नीचे, थोड़ा इसको। वो चेंज होता रहता है फोकस। पहले ऐसा था ये साइड, अब ये हो गया। नहीं वो थोड़ा, हाँ बस ठीक है अभी। ये साइड पे पूरा लिख सकते हो, उधर थोड़ी सी वही लाइन पे सर वही लाइन। ये वाला पॉइंट तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, तो बाकी तो फिर आप सब समझ सकते हो। आयुष कुछ चमक रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, अमन समझ आया क्या है? ये साइड अप कर दूं? अब आगे क्या करना है वो बताऊं? उसमें दो लाइन से दोनों के स्लोप लिखने हैं और उनका रेशियो देखना है। तो लाइन का स्लोप निकालना तो यार तुम लोग अगर सर्कल हाइपरबोला पढ़ रहे हो अभी, नहीं हुआ। मैथ में तो वही गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया। तो सब पढ़ने के बाद भी अगर स्लोप फिजिक्स वाले सर को बताना पड़े तो फिर क्या फायदा होगा पढ़ने का? तो ये तो अब हो ही जाना चाहिए। दो लाइन है ना, उसमें दो लाइन है, दोनों का स्लोप चेक कर लो। पता नहीं जमेगा कि नहीं। ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसका स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो ना, ये जो एंगल होगा वो इसका स्लोप होगा। तो आप इधर से मैग्नीट्यूड निकालो और उसका रेशियो ले लो ना, दोनों नेगेटिव ही होंगे। इसका बताना है तो इसके लिए भी ये वाला एंगल निकालो ना, इधर से लेना है माइनस में, बट मैग्नीट्यूड तो इधर से मिल जाएगा। तो अब ये तो निकाल ही सकते हो, tan थीटा इक्वल टू ये वाली हाइट दी है, ये दिया हुआ है ना, ऐसे इसका निकालना है तो ये वाली हाइट अपॉन में ये वाला, वो सब दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, वैल्यू बने हुए हैं उसमें, तो अब हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बताओ। 18 है पहले, 15 भी है। 15 वाला 3-4 बार आएगा तो 3-4 बार पूछोगे। इसके पहले टेक्स्ट में भी एक बार आया था ना। 15 बताऊं या नहीं बताऊं? एक बार बोल दो। 18 बताना है, ठीक है 18 ये डस्टर ही सही से क्लीन नहीं कर रहा है, ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है। वो डस्टर को क्लीन करना पड़ता है सर, सारा मार्क जो अपने साफ करके उससे रहेगा। डस्टर को कैसे क्लीन करते हैं? कपड़े से इसको कपड़े से होता है सर, अच्छी बात है। सर बोर्ड बोर्ड कपड़े से करो ना।
और फिर कपड़े को पकड़ने के लिए क्या करूँगा, मैं अपना हैंड ब्लैक करता जाऊँगा। नया डस्टर और तोड़ ले पुराना हो गया तो अब अगला हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 में देखो क्या गिवन है, a cubical vessel of side 10 centimeter is filled with ice at 0 degree centigrade and is immersed in water at 19th है सर, अच्छा। 18th करना है। क्या बात, बचा रहा हूँ अब मैं। A glass window 18 देखते हैं हम लोग। A glass window conducts out a certain quantity of heat per second when inside temperature is 10 degree centigrade and outside temperature is minus 10 degree centigrade. Same quantity of heat will conducted through the window per second when inside temperature is 43 degree centigrade and outside temperature is, क्या बात है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये ना। हाँ देखो, ये कोई ऐसे विंडो है, विंडो के इस साइड का टेम्परेचर अलग है, उस साइड का टेम्परेचर अलग है, तो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो होगा। अगर आप सामने से देख रहे होगे तो विंडो का केवल ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसकी लेंथ होगी ना, हीट ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना अंदर से बाहर की तरफ। तो हम लोग अगर ऐसे साइड व्यू बना रहे हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे हीट फ्लो हो रहा होगा। अगर अंदर का टेम्परेचर कुछ T1 है और बाहर का T2 है, तो यहाँ से कितना पर सेकेंड हीट करंट फ्लो हो रहा होगा, T1 माइनस T2 अपॉन में x। फिर अंदर का टेम्परेचर मान लो चेंज होके T1 डैश हो गया और बाहर का T2 डैश हो गया, तो अब कितना हीट फ्लो होगा, कुछ I डैश की वैल्यू कितनी बोलोगे, T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन में x। क्या चेंज होगा, विंडो तो वही है ना, L सेम है, K सेम है, ये सेम है। अब आपको बोला गया कि दोनों केस में जो हीट करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करोगे तो x कट जाएगा। T1 T2 दिया है, T1 डैश दिया है, T2 डैश पूछा है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 19th, रेजिस्टेंस 19th में आंसर मैच कर रहा है क्या, चेक कर लिया सर। उधर क्या हो रहा है, वाले पे 9 आ रहा है। अबे मुझे एग्जाम नहीं देना रहता है, तू मेरी तरह काम मत कर, तुझे एग्जाम देना है, वहां पे करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट के लिए तो फाइन लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, आंसर कोई का आया कि नहीं आया है ना, आंसर आ रहा है भाई। एक लास्ट ईयर बच्चा था, 19 में देखो भाई क्या हो रहा है, कोई क्यूबिकल वेसल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है, इज फिल्ड विथ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज इमर्ज्ड इन वाटर बाथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई क्यूबिकल वेसल था और इसमें हमने क्या भर दिया है, आइस भरा हुआ है ना, इसके अंदर पूरा आइस भर दिया हुआ। इसकी साइड लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसको उठा के हमने डाल दिया कोई वाटर वाले पूरे कंटेनर में, कोई डाल दिया है, और वाटर कितने टेम्परेचर पे है, बाहर का टेम्परेचर है 100 और अंदर आइस कितने टेम्परेचर पे है, 0 पर है।
इफ थिकनेस ऑफ वॉल इज 0.2 सेंटीमीटर, ये जो वॉल होगा ना ऐसे, तो इसकी जो थिकनेस होगी ये 0.2 सेंटीमीटर है ना, तो आपको ये सामने से यही दिख रहा होगा ना ये, तो इसकी आपकी जो थिकनेस है ये वाली थिकनेस टी, ये कितना है 0.2 सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी इज 0.02 CGS यूनिट, CGS में दिया है तो अपन भी CGS में ही करेंगे ना, 0.02 CGS यूनिट। देन द टाइम इन विच ऑल द आइस मेल्ट, तो हमें बताना है कि कितनी देर में सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, है? और लेटेंट हीट भी हमें, डेंसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर cc, सब CGS में दिया हुआ है ना। तो अब आप क्या करोगे, पहले अपन क्यू निकालेंगे, हाँ। फिर उसके बाद यूनिट बल्स को आईडी करेंगे, फिर चलने लगेंगे। पहले मैं एक बार यूनिट का सोच लूं कि CGS में करना बेटर पड़ेगा, सब कुछ CGS में करने जाएंगे। हाँ सर। एक्चुअली वो कैलोरी और अर्ग वाला रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है ना। नहीं सर मेरा देखो बेटर क्या है, अपन SI में ही करते हैं, क्योंकि उसमें भी मान लो आप CGS में भी करने जाओगे तो आपको जो लेटेंट हीट वगैरह वो सब जो याद किया है वो भी तो चेंज करना ही पड़ेगा CGS के हिसाब से। तो ज़्यादा बेटर है कि आप सब SI में ही कर लो, वही बेटर होगा ना। CGS का अपने को वाटर का पहले से ही क्या कैलोरी में तो CGS में ही चाहते हो, ठीक है, तब थोड़ा यूनिट का मैं ध्यान रखते हुए करूँगा, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलो CGS में ही करते हैं। ज्यादा देखो, अगर दिमाग लगाना पड़ रहा है यूनिट के लिए तो सब SI में कन्वर्ट करके कर लो ना। अगर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, धीमे धीमे जब सॉल्व करोगे तो आपको यूनिट का आइडिया सही से समझ आ जाता है, तो फिर आप या तो यूनिट चाहे जिसमें कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बाहर से अंदर की तरफ हीट करंट फ्लो हो रही होगी ना, तो हर तरफ से अगर हम देखें तो टोटल कितना हीट करंट फ्लो हो रहा होगा, टोटल ये क्या हो रहा होगा, सारे तरफ के वॉल से अगर हम देखें तो कितना ही इसको अंदर आना पड़ रहा है, जो भी करंट फ्लो करके आ रहा है उसको T अंदर आना पड़ रहा है ना, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, जो भी क्यूब के एक फेस का एरिया होगा, ऐसे 6 है ना, सारे क्यूब का एक साथ लिख रहा हूँ x ना, हर तरफ से आना पड़ रहा है ना, तो एक फेस का जो होगा into 6 कर दोगे ना। तो जैसे अगर हम एक फेस से देखें तो कितना आ रहा होगा, जो भी अंदर और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस होगा अपॉन में एक फेस का रेसिस्टेंस ना, एक फेस का रेसिस्टेंस, तो एक फेस से इतनी करंट आ रही है, तो ऐसे 6 फेसेस है ना, ट्यूब में 6 फेसेस है, तो into 6 कर दोगे तो टोटल कितना अंदर करंट आ रही होगी पर सेकेंड, इतनी आ रही होगी ना। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ लिख देंगे 100 - 0 अपॉन में रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या बोलेंगे L/K, L कितना बोलेंगे, ये जो होगा 0.2 CGS में लिख रहे हैं ना, L/K, K कितना दिया है CGS में, KA, A कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ये क्यूब था ना, कितने साइड लेंथ का क्यूब है 10 सेंटीमीटर का, तो एरिया क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, सही है सब यहाँ तक, into 6, तो ये कितना हो जाएगा 600। ये दोनों जीरो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और इसका जो डेसिमल है इसको ऊपर ले जाएंगे तो into 10 आ जाएगा। अब ये कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 6000 ना पर सेकेंड। जो अंदर हीट आ रहा है वो कितना आ रहा है, CGS यूनिट में अगर हम देखें तो 6000 अर्ग पर सेकेंड ना, जूल और अर्ग वो लेना पड़ेगा आपको ना। वो लिखने के लिए बस होता है, वैसे हीट की इतने कैलोरी पर सेकेंड, सॉल्विंग में नहीं यूज कर सकते उसको।
अच्छे से सॉल्विंग में जो यूनिट होगा जूल और वही वाला लेना पड़ेगा, तभी मैच करेगा। सर लेकिन वो बस लिखने के लिए होता है यार कि सीजीएस यूनिट ऑफ हीट कैलोरी है। सॉल्विंग में अगर कभी भी करना है तो या तो सब एसआई में करो या सब सीजीएस में। जब सब सीजीएस में करोगे तो जूल की जगह अगर एनर्जी को लिख रहे हो तो आर ही लिखना पड़ेगा सीजीएस में ना। अच्छा वैसे भी लेटेंट हीट दिया ही नहीं है तो अपन सीजीएस में ले सकते हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है लेंगे, बट यूनिट का ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ वही यार ये लफड़ा ही हो रहा है, उसमें दिक्कत आएगी ना वो कैलोरी और रखने का, इसलिए अपन को तो टाइम निकालना है, तो टाइम तो सेकंड दोनों में सेम ही रहेगा, इसलिए ज्यादा बेटर यही है कि इसमें सीजी एसआई यूनिट में ही करो। देखो हीट की यूनिट हम लिखते कैलोरी पर कैलोरी है ना, लेकिन जब भी अगर आपको कुछ सॉल्व करना है ना तो वहां पर बेटर यही होगा कि एसआई यूनिट पे करो। पहले यहाँ तक नोट कर लो तो ये इनको टी करेंगे ओवर आवर कर देंगे एम इंटू एल, एल को लिखेंगे कैलोरी। अब ये के जो दिया है वो कैलोरी लेके किया है या वो लेके किया है? एल टाइम कितना 9 सेकंड है और 9 आ रहा है ना, पीछे 12 दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना, ये यूनिट का ही चक्कर पड़ रहा है। सब एसआई में करो, कोई कंफ्यूजन नहीं अपन क्रिएट करते ना। ये साइड नोट हो गया है। तो ये जो अपना आया हुआ है यहाँ पे सब कुछ हमने सीजीएस में रखा है ना, तो ये कितना आया हुआ है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 जूल, और उसमें क्या रिलेशन रहता था 10⁻⁷ अगर ये आर्क है तो इसको जूल में करना है तो 10⁷ से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सही है ना। ये तो इतने जूल हो गया हमारा, ये जो पर सेकेंड आ रहा है ना, पर सेकेंड इतनी हीट आ रही है, तो टी सेकेंड में कितना आ जाएगा। अगर टी सेकेंड में टोटल मेल्ट हुआ होगा तो आई इंटू टी करोगे ना, तो टी सेकेंड में कितना अंदर आ जाएगा टी। और इस टी सेकेंड में जो हीट आया है इसने इसके अंदर जितना भी आइस है सबको मेल्ट करा दिया है ना, तो इस ये क्यू बराबर होगा ml के ना, ये चेंज कराना है ना, तो इधर लिख देता हूँ Q बराबर ml। Q की वैल्यू कितनी लिखेंगे 6 × 10⁻⁷ इंटू टी बराबर m कितना लिखेंगे, ये एक साइड कितने की है 10 सेंटीमीटर ना,
हमें देखो डेंसिटी पता है और वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे, तो मास इनटू डेंसिटी करेंगे तो सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम पर सीसी, तो इसको एसआई यूनिट में कर लेंगे, या सबको पहले सीजीएस में मास निकाल के उसे केजी में कर देते हैं। यहाँ से डेंसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 की पावर 3 इनटू डेंसिटी, तो ये किस में मास आएगा, ग्राम में आएगा ना, क्योंकि ये भी सीजीएस में रखा है, ये भी सीजीएस में रखा है। अब इसको केजी में करना है तो क्या करेंगे, तो ये केजी में मास हो गया इनटू एल। एल कितना होता है, हाँ वो तो ठीक है कर देगा। एल कितना होता है, लेटेंट हीट कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम ना। तो हम यहाँ पे किस में कर रहे हैं, सबको सीजीएस में कर रहे हैं ना, हाँ एसआई में, सॉरी 80 कैलोरी मतलब 4.2 ये जूल हो गया पर ग्राम है ना। ऊपर कैलोरी था तो उसके लिए जूल किया, नीचे ग्राम था ना, नीचे ग्राम है तो केजी में के लिए ऊपर 10 के पावर 3 आएगा ना। ये बात समझ का क्या बोल रहा हूँ, अगर कैलोरी पर ग्राम है उसको चेंज करना है तो ऊपर 4.2 मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड 10 के पावर -3 से करोगे तो ऊपर आकर के +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। ये 6 इंटू 10 के पावर, सर 10 के पावर 4 जो आएगा वो साइड पे लेके जाना है। ये -4 अभी लिख देते ना, यहाँ पे ये कट गया है, ये 10 के पावर 3 है, इसका 0 इससे कट कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 into 442 into 10 raised to 2. 10 raised to 3। अब करो कैलकुलेशन जो भी आ रहा है, कितना आ जाएगा ये 12 into 10 की पावर 7। ये आंसर नहीं है सर, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 12 into 10 के पावर 7 इतना कम होता है सर। ये यार ये के की यूनिट देख के इन्होंने गड़बड़ कर दी है। के फिर इन्होंने क्या किया होगा, सीजीएस कैलोरी के हिसाब से दे दिया होगा, हाँ वो गड़बड़ कर दिया है। इसीलिए दिमाग लगाया कि उसके आगे लिखा भी नहीं कि वो ग्राम जो भी कैलोरी है कुछ वैसे मेंशन लिख दिया सीजीएस, के की यूनिट में सीजीएस करके लिख दिया ना। ये एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया यार। प्रॉब्लम है उसमें, बट अब देखो जब लिखा है तो ये दिख रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब अब इससे यूनिट समझ आ रहा है कि वो कैलोरी जो निकला था, जो अपन ने क्यों निकाला है पीछे, वो कैलोरी में ही था, तो उसी को लेकर के अब सॉल्व करना पड़ेगा ना। हालांकि ऐसा होता नहीं, ये प्रॉब्लम में थोड़ी गड़बड़ इसलिए अब करना पड़ रहा है ना, नहीं तो जो मैंने किया वही करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, जूल में नहीं चेंज करेंगे। ये जो आया इसको किस में लिख देंगे, ये कैलोरी पर सेकंड में लिख देंगे ना। अब डायरेक्ट क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब जो ऑप्शन में के दिया हुआ है वो कैलोरी के हिसाब से ही दिया हुआ है ना, आर्क में नहीं किया हुआ है। वो फिर 10 raised to 7 निकल ही जाएगा सीधा। हाँ तो फिर क्या हो जाएगा अपना, आई आ गया है तो Q इक्वल टू IT लगा दोगे ना, Q इक्वल टू IT लगा देंगे और ये बराबर कर देंगे ml के ना, Q इक्वल टू ml। यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, m की वैल्यू कितनी होगी, सब सीजीएस में हम करना है ना। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी है, वॉल्यूम 10 के पावर 3। ये मास हो गया इनटू एल, एल कितना है 80, तो ये टी की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी 12 सेकंड 12 सेकंड आ जाएगी ना। उसमें वो के की यूनिट का सही से नहीं लिखा है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, उन्होंने बस सीजीएस लिख दिया, तो अब वो कैलोरी के हिसाब से ही करना पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है?
यूनिट वाला तो देखो वो सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाता है कि यूनिट कैसे करना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि हर तरफ से अंदर को हीट आ रही है और वो मेल्ट कर रहा है। तो अगर आई करंट पर सेकेंड आ रहा है बात नहीं, तो टी सेकेंड में कितना हीट अंदर आ जाएगा, Q इक्वल टू आई टी, और उसी से मेल्ट होगा। तो Q इक्वल टू ml लगा दोगे, m तो पता ही है, L पता है, तो उससे T निकल जाएगा। ये 20 हाँ, ये तो पहले भी बताया हुआ है ना, ये तो पहले भी बताया। आय क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, एनर्जी फ्लो ना, पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर उसमें टी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, टी सेकेंड में कितना फ्लो होगा। आय क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, तो क्यू निकालना होगा तो आई टी कर दोगे। अब ये 20 एक लास्ट और बता देता हूँ, 1 घंटा हो गया ना, अब थोड़ा आगे पढ़ाना भी है। यही लास्ट होगा ना मेरे हिसाब से डाउट। बाईस डाउट है, अच्छा 22 तक ही है। टू स्लैब्स A and B having length L1 L2 cross section area same K1 K2 they are placed in contact with the constant temperature difference is maintained across the combination. Ratio of the quantities of heat flowing through A and B is given by. ये कैसे रखे हुए हैं, they are placed in contact and a constant temperature difference is maintained across the combination. कॉम्बिनेशन के क्रॉस बोला गया है और वो कांटेक्ट में रखे गए। कांटेक्ट का मतलब ऐसे रखा गया होगा ना, ऐसे बोला जा रहा है ये कांटेक्ट में या ऐसे कांटेक्ट में। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन बोला है, तो कॉम्बिनेशन तो ये भी है, ये भी है, ऐसे भी मेंटेन हो सकता है, ऐसे मेंटेन। अच्छा लेंथ अलग अलग है क्या, अच्छा लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, तो यही होगा ना, सीरीज ही होगा। लेंथ अलग अलग है और वो कांटेक्ट में रखे गए, तो ऐसे एक एंड उनका कांटेक्ट में होगा ना, और इधर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया है। तो जो अब इधर से करंट आ रहा होगा वही आगे जा रहा होगा ना। तो क्या, तो आपको पूछा गया है कि दोनों से जो हीट फ्लो होगा 1:1, एक बार आंसर चेक करो क्या है इसका। ठीक है, फिर वो ना L1 L2 अलग अलग है, तो इससे यही कांटेक्ट मतलब ऐसे ही रखे होंगे फिर। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट वाले देखो यूनिट में जो कंफ्यूजन हुआ था, इससे एक चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर सीजीएस में आएगा तो कैलोरी में ही सब सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो जो भी गिवन होगा वो भी फिर उन्होंने कैलोरी के हिसाब से ही दिया होगा ना। तो सब कुछ कैलोरी लेते हुए सीजीएस में जब कर रहे होंगे तो करते जाएंगे। और क्या बोल रहे थे, कौन सा वाले में? उसमें अब ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बहुत समझा चुका हूँ। एब्जॉर्प्टिव पावर, जितनी एनर्जी आगे गिर रही है उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो एब्जॉर्ब अपॉन में इंसिडेंट का रेशियो रहता था ना। और जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए सब देखेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब इसमें देखो दो और बेसिक डेफिनेशन बचे हुए थे, वो एकदम सिंपल है, वो देख लेते हैं, फिर आगे इनके लॉ देखेंगे। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बेसिक डेफिनेशन में ब्लैक बॉडी। कितने हुए थे लास्ट टाइम?
6 हुए थे, तो 7th अब लिखो ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हम देखो किसको बोलते हैं, अगर कोई बॉडी पर गिरने वाली सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो ऐसी बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं ना। कोई अगर हमने बॉडी ली, इस पे जो भी एनर्जी आके गिर रही है, Q एनर्जी आके गिर रही है और QA एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी वो बराबर होगी Q, पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही होगी। तो इसका मतलब इसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा, 1 हो रहा होगा। हाँ, कोई भी बॉडी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं होती ना, क्लोज टू ब्लैक बॉडी हो सकती है बट कोई भी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी नहीं है। मॉड्यूल क्यों खोला रहते हैं, मॉड्यूल बंद कर दें, मॉड्यूल घर पे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक और हमें डेफिनेशन देखना है, एमिसिविटी। ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी कौन सा, कौन सी ऐसी है क्या, ऑलमोस्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक जो ब्लैक, कौन सा ब्लैक पता नहीं भाई, ऐसा देख लो कोई देखो। एक हम लोग आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा बता देता हूँ। काजल वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं क्लोज टू ब्लैक बॉडी है, बट ऐसा कोई बॉडी है नहीं। एक देखो आर्टिफिशियल ऐसे ब्लैक बॉडी बनाते हैं, एक हमने जैसे स्फीयर ले लिया ना, कोई स्फीयर लिया हुआ है और इसमें एक जगह पर थोड़ा सा होल कर दिया है ना, ये हॉलो स्फीयर है। इसके इनर सरफेस को एकदम ब्लैक किया हुआ है, अंदर ब्लैक पॉलिश की हुई है, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर हमने एक ऐसा कुछ शेप बना दिया है ना, शार्प एकदम है, ताकि कोई भी रे आके गिरेगी तो टकरा के इधर उधर चली जाए। तो अब अगर हम ऊपर से कोई भी लाइट रे भेज रहे हैं तो क्या हो रही होगी, इस पे जब आके गिरेगी तो टकरा करके कुछ इधर गई, अब यहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी, वो कहीं इधर गई, यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, ऐसे 3-4 बार ऐसे अंदर टकराते टकराते पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये क्लोज टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। बाकी ऐसे वो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक है नहीं, ये हम लोग बस आइडियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं। ये बनाना है क्या? अब मैंने बनाया तो तुम लोग भी बना ही लो। ऐसा क्यों नहीं होता ब्लैक बॉडी परफेक्ट, ऐसा क्यों नहीं होता है, करना नहीं। क्योंकि ब्लैक बॉडी यार वो थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे ही समझना पड़ेगा कि कोई एनर्जी आके गिरती तो पहले एब्जॉर्ब कैसे होती है, फिर क्यों कोई भी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। जब मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा तभी डिस्कस कर पाएंगे, इतना नहीं करने की जरूरत है, बस ऐसे ध्यान। ब्लैक होल अलग चीज है, ब्लैक बॉडी अलग चीज है ना।
ये नहीं कि कुछ भी ब्लैक दिखा तो सबको रिलेट कर दिया। सर पर उसमें भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, सर उसमें पर वो एब्जॉर्ब हो जाती है ना ब्लैक। उसमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। बट अभी उसको यहाँ पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं? ब्लैक होल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, अब उसको यहाँ डिस्कस करें इसमें। ब्लैक बॉडी का, हाँ ठीक है, ब्लैक होल को मान लेते हैं। ब्लैक बॉडी एक क्लास में 2-3 साल हुआ एक बैच में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा था वो एकदम सावला था। जब मैं ब्लैक बॉडी बोलता सब उसकी तरफ देखने लगते थे, और वो बेचारा एकदम शर्मा जाता था, क्या करे बार बार। तो मेरे को तो ब्लैक बोलने में क्लास में दिक्कत होने लगी, जब बोलूं तुरंत उसकी तरफ सर देखने लगे, बहुत मजे आ रहे थे। इस बार तो अच्छा है कि कोई क्या ऐसी कंडीशन नहीं है। और ज्यादा तो उसके दोस्त जो थे वही परेशान कर रहे थे, ब्लैक बोलते वो दोस्त ऐसे होते हैं। फिर हम लोग देखो एक और डेफिनेशन देख रहे हैं, ये लास्ट डेफिनेशन है एमिसिविटी। इमिसिव पावर एक अलग हमने देखा है ना, वो अलग चीज है, और एमिसिविटी अलग चीज है। इसके लिए हम लोग एप्सिलॉन सिंबल यूज कर रहे हैं। इमिसिव पावर के लिए ई यूज करते थे, और इसके लिए एप्सिलॉन। इससे रिलेटेड होती है। बस ये लास्ट है। कैसे है वो बड़ा लिखो ना। ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन छोटे लेटर में लिखते हैं, समझाने के लिए बड़ा लिखा है। सर वो एरो करके क्या लिखा है? एप्सिलॉन लिखा हुआ है, EPSI EPSILON। यहाँ पे देख कितना अच्छा लग रहा है, तेरा पढ़ाई में मन भी लग रहा है। अब पीछे रहता है तो पता नहीं कहाँ परेशान रहता है, पीछे पढ़ाई भी करता हूँ और पंचायत भी करता हूँ। यहाँ पे बस पढ़ाई करनी हाँ पड़ती है। देखो ये एमिसिविटी कैसे डिफाइन है, कोई भी हम बॉडी ले लें अगर, और एक ब्लैक बॉडी ले लें, दोनों सेम टेम्परेचर पे लें ना, दोनों सेम टेम्परेचर पे लें। ये जो ब्लैक बॉडी आइडिया है ना, ये ब्लैक बॉडी आइडियल है ना। अपने केस में अगर मैंने बोला ब्लैक बॉडी मतलब जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप कोई भी बॉडी लो और उसी टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी लो, तो इस बॉडी का कुछ इमिसिव पावर आएगा, उसको मान लेते हैं ई ऑफ बॉडी। इमिसिव पावर जो देखा है लास्ट वाले क्लास में, और इसका ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कुछ आ रहा होगा ई, मान लो बी भी लिख देता हूँ, इसको केवल बी लिख देता हूँ। तो आप देखोगे हमेशा सेम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर हमेशा ग्रेटर आता है कोई भी अदर बॉडी से ना। इसके लिए हम आगे एक लॉ पढ़ेंगे कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वही उतना अच्छा रेडिएटर होगा ना, क्योंकि रेडिएट करने के लिए एनर्जी लगेगी ना। तो जब आप ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे तभी ना ज्यादा रेडिएट कर पाओगे। तो गुड एब्जॉर्बर विल बी गुड रेडिएटर। तो अगर सेम टेम्परेचर पे देखोगे तो यही ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा एनर्जी, तो यही ज्यादा रेडिएट भी कर सकता है। तो इसका इमिसिव पावर हमेशा ग्रेटर आएगा कोई भी अदर बॉडी से। अगर ये बॉडी भी ब्लैक बॉडी हुई तो ये इक्वल आ सकता है ना। तो हमेशा क्या होता है, ई ऑफ बॉडी लेस देन इक्वल टू आएगा ई ऑफ ब्लैक बॉडी ना। ये इक्वल कब होगा, जब ये भी ब्लैक बॉडी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक रेशियो डिफाइन करते हैं कि ये कितना कम है, ई ऑफ बॉडी अपॉन में ई ऑफ ब्लैक बॉडी। इस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी ना। इमिसिविटी क्या एक रेशियो है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। और ये रेशियो की वैल्यू हमेशा कितनी हो रही होगी, मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, 1 तक ना। तो ये हमेशा इमिसिविटी जो होगा 1 से लेकर के 0 के बीच में होगा। 0 कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रेडिएट कर ही रहे होंगे ना। तो कुछ ना कुछ ई बी आएगा अपॉन में ई ऑफ बी बी आएगा। तो ऐसे ये 0 से 1 के बीच में होगा।
बस ध्यान रखना है कि इमिसिविटी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, सेम टेम्परेचर पे। ये नहीं होना चाहिए कि इसको अलग टेम्परेचर पे ले लो, इसको अलग टेम्परेचर पे, फिर उनका एमईसी पावर कंपेयर कर रहे हो। सेम टेम्परेचर पे ब्लैक कोई भी बॉडी और ब्लैक बॉडी के इमिसी पावर के रेशियो को हम लोग इमिसिविटी बोलते हैं। एब्जॉर्ब करके रेडिएट भी तो करेगा, ऐसा ऐसे ही होता है। हाँ, जीरो किसी का नहीं होता। देख कहीं लिखा वहाँ जीरो के नीचे इक्वल टू लिखा है, मतलब नहीं होता है ना। अब तुम बोलना कि किसका होता है, तो लिखा ही नहीं, किसी का होता ही नहीं, तो किससे बताओ। और अभी देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, इनको चुपचाप नोट कर लो, फिर ये सब अभी हम लोग लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा ना। नहीं, हर एक बॉडी का जब भी कोई भी टेम्परेचर लोगे तो उसपे कुछ ना कुछ उसका इमिसी पावर आएगा। इमिसी पावर और इमिसिविटी दोनों अलग अलग चीजें है ना, ध्यान रखना है। इमिसी पावर क्या होता था, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो इमिसी पावर होता है ना। और जबकि इमिसिविटी क्या है, दो बॉडी के ई का रेशियो है, एक कोई भी बॉडी ले लो और दूसरी ब्लैक बॉडी, तो उससे उस बॉडी का इमिसिविटी आ जाएगा। इमिसिविटी जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है।